हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो आइए आज मैं ऐसी नॉलेज लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो क्लास 9th या 10th क्लास 11th की जो बच्चे होंगे उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसको क्लास 12th के बच्चे ही भी देखें, क्योंकि क्लास 12th के बच्चे का एक जो है कि चैप्टर है फिजिक्स में जिसका नाम है परमाणु संरचना एवं नाभिक, जिसका बेसिक पॉइंट मैं आज बताने जा रहा हूँ। आज समझिएगा, सभी के लिए अच्छे समझिएगा, सबके लिए नॉलेजफुल है। ठीक है, आइए मैं समझाता हूँ अच्छे से। पहले मैं बात करता हूँ थोड़ा बहुत परमाणु के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं परमाणु के बारे में आपको, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं इसका बेसिक नॉलेज आपको देता हूँ परमाणु के बारे में। ठीक है ना, देखिए परमाणु के बारे में मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, लेकिन मैं उतना डीपली नहीं जाने का प्रयास करता हूँ। बस जितना आपको नॉलेज हो सके कि आपको इतना नॉलेज चाहिए, मैं उतनी नॉलेज मैं देने को प्रयास करूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि परमाणु वास्तव में होता क्या। ठीक है, तो आइए मैं समझाता हूँ। तत्वों, देखिएगा जो परिभाषा इसका है आप इसको समझ सकते हैं कि परमाणु होता क्या। मैं समझाता हूँ एक लाइन में कि देखिएगा, आखिर इसको परिभाषा से लिखने का प्रयास करें तो तत्वों के सूक्ष्मतम कण को, तत्वों के क्या करते हैं, सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। क्योंकि जो परमाणु होता है, जो परमाणु होता है ये क्या हो, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं ना। तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। समझना, जैसे मान लीजिए जैसे ईंट है, तो ईंट को ढेर सारे कणों को उसमें पानी डाल करके ढेर सारे कणों को आपस में क्या किया, बांध दिया जाता है ना, चिपका दिया जाता है। तो सारे कण आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, परमाणु। और उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हीं छोटे कणों से ही तो मिलकर बना है ईंट, तो ही ईंट ही क्या होता है, परमाणु होता है। ऐसे समझिए, तो ये होता है। यानी कह सकते हैं तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। आइए समझाता हूँ। देखिए आप यहां लिख सकते हैं तत्वों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, कणों को, सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। ठीक, सुनना। देखिए जो परमाणु होता है, परमाणु कह दे सकते हैं कि अस्थायी कण होता है। ऐसे समझिए, परमाणु क्या है, अस्थायी कण होता है या अस्थायी होता है। ऐसे समझिए कि परमाणु जो होता है, परमाणु अस्थायी स्थायी होता है, अस्थायी होता है और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग देता है। ठीक, अब बात करते हैं परमाणु। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने सबसे पहले, आप कह सकते हैं कि जो है परमाणु शब्द का शब्द जिसने दिया वो डेमोक्रिटस थे। कौन थे, डेमोक्रिटस नाम था उनका। ताइए मैं समझाता हूं। परमाणु शब्द का परिचय, परमाणु शब्द का परिचय एक दार्शनिक कह सकते थे, परिचय एक दार्शनिक थे जिनका नाम था जो है डेमोक्रिटस नाम था। डेमोक्रिटस ठीक है, समझ में आया।
यानी परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने दिया। समझ में आया? आगे मैं बताता हूं। देखिएगा, ढेर सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत दिया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बताता हूं। यानी दो वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत दिया, दो वैज्ञानिकों ने परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक, कौन कौन थे थोड़ा समझिएगा, इसको नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, इसके बारे में मैं पढ़ूंगा डिटेल में, लेकिन अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा। एक डाल्टन थे और दूसरा वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। दूसरा नाम था रदरफोर्ड, नाम था रदरफोर्ड। ठीक, एक का नाम जो है डाल्टन था और एक का नाम रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड साहब ने कहा, देखिए डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। क्या है? डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य ना, परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। और जबकि रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु क्या है? परमाणु विभाज्य कण है। ठीक, इन्हें कहा कि परमाणु क्या है, ये डाल्टन ने कहा परमाणु अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु विभाजित है, इसको विभाजित किया जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है जिसके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा। इसमें रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना है, जिसका नाम भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया गया। समझ में आया? यही जो है कि कह सकते हैं परमाणु के तीन मूल कण होते हैं, इसी तीन मूल कणों से मिलकर क्या बना होता है? परमाणु बना होता है। तीन मूल कणों से मिलकर जो है परमाणु बना होता है। समझ में आती बातें? यानी परमाणु जो ये बातें बताई गई, यही आपका ये शब्द है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया गया। ठीक है, मैं आपको और बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही क्या होता है? किसी परमाणु का मौलिक कण होता है। एक बार समझने का प्रयास करेगा कि जो मैं बताऊं कि जो यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
ठीक, न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का मौलिक कण होता है, मौलिक कण होता है। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा, उस पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं ना। उस 18 तत्वों में हम कह सकते हैं सभी में क्या होते हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन मात्र एक ऐसा परमाणु होता है, एकमात्र ऐसा परमाणु जिसका नाम है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। समझ में आता है? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, आइए मैं उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए परमाणु एक तरीके से क्या है, ये परमाणु की संरचना। मैं आपको बताता हूँ इस परमाणु में देखिएगा, इसमें देखिएगा जो ये इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम परमाणु का नाभिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इस नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं? इस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, उसके बाद में देखिएगा बाकी इस नाभिक के बाहर कुछ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इस वृत्ताकार कक्षाओं में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं उसको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। ये यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन को मैंने कहा पी से, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिएगा ये जो है ये नाभिक का आकार है। क्या ये नाभिक है? तो यहां से यहां तक की दूरी ये नाभिक की त्रिज्या होती है। यह नाभिक के केंद्र से नाभिक की परिधि की दूरी नाभिक की त्रिज्या होगी। तो आप देखते हैं यहां समझिएगा, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और यहां से इस नाभिक के केंद्र से और कह सकते हैं ये कक्षा है, ऑर्बिट है, ऑर्बिटल कह सकते हैं, कक्षक है, या हम कह सकते हैं इसको कोश है। यही कक्षा या कोश है, उसके परिधि की दूरी, या कह सकते हैं परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी आपको, इसको बोलेंगे ये पूरा परमाणु का आकार है। इसको बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या। ये जो त्रिज्या होगी इसको बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। ठीक, ये क्या होगा? ये परमाणु की त्रिज्या है। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आया? 10⁻⁻10। इसको देखिएगा एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर भी कहते हैं। ठीक, यहाँ 10 मीटर कहते हैं, इस तरीके से। समझ में आया? तो इस परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? और जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आइए मैं समझाता हूँ, आगे समझने का प्रयास करिए। देखिए मूल कण में बताया कि कोई भी परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो इस तरीके से E⁻, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है, तो इसलिए उसको E⁻, मतलब उस पर -4 दिखाया गया होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है कितना? -1.6 × 10⁻- कितना? 19। ये कूलाम में होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg होता है, किग्रा होता है। और इसकी खोजकर्ता जो है जे टॉमसन, या इनको जे टॉमसन या थॉमसन भी कहते हैं, इन्होंने 1887 में ना विसर्जन नलिका में, आप 11 वाले चैप्टर में देखा होगा, विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। समझ में आया? बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का सिंबल ये है, ठीक ना, प्रोटॉन का ये सिंबल है, याद रखिएगा। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन का जो आवेश होगा आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन का भी उतना है, प्रोटॉन का भी है, पर इलेक्ट्रॉन का
1.6 × 10⁻19 और जबकि प्रोटॉन का प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम है। ठीक है, अब बात करें इसके द्रव्यमान की, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 1.672 × 10⁻27 इतना इसका क्या होता है द्रव्यमान होता है, वो केजी में होता है, हमने बताया है। ठीक है, और बात करते हैं प्रोटॉन की खोज की, तो प्रोटॉन की खोज देखिए 1886 में गोल्ड स्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और उसके बाद में जबकि 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था, और जबकि प्रोटॉन ने भी 1911 ईस्वी में एक बार प्रोटॉन की खोज मतलब खोज के लिए इन्होंने प्रयोग परीक्षण किया था, जिसमें लगभग सफल रहा। समझ में आया? 1911 में। लेकिन याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन 1886 में किए थे, लेकिन रदरफोर्ड ने 1920 में उसका नामकरण किया था, नाम रखा था। ठीक है, उसका नाम प्रोटॉन होता। समझ में आया? बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का सिंबल होता है इस प्रकार से। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है ना, कोई आवेश नहीं होता। और बात करते हैं जो है कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का, देख सकते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है ना, लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब बात करते हैं जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। इतनी बात समझ में आई? हमें आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई हुई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे समझाता हूं। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं ये क्या है। ये परमाणु की संरचना। अब इसमें हमने बताया कि ये परमाणु का जो नाभिक होता है, यानी कह सकते हैं परमाणु के सबसे इंटरनल या आंतरिक भाग ही क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। इस नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस प्रोटॉन के कारण जो परमाणु का नाभिक होता है, उस सदैव क्या होता है, धनावेशित होता है। समझ में आ गया? और कह सकते हैं किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होता है, संचित होता है। ठीक ना, या संग्रहित होता है, उसके नाभिक में क्या होता है, संचित होता है। ठीक ना, अब अध्याय सुनिए। इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि नाभिक धनावेशित होता है, और किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो है उसके नाभिक में क्या होता है, संचित होता है। अगला पॉइंट, इस नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन वृत्ताकार कक्षाओं को हम क्या बोलते हैं, या कक्षाओं को ऑर्बिटल या सेल कहते हैं, यानी इसको कक्षा या कोष कहा जाता है। समझ में आया? आइए मैं समझाता हूं। ये देखिएगा, ये जो कोष या कक्षा, यानी इसको बोलते हैं सेल और ऑर्बिट। ऑर्बिट करते हैं। ये देखिएगा KLMN, ऐसे तो 7 प्रकार से देखा जाता है, लेकिन मुख्यतः हमें 4 ही पढ़ना है। तो इसमें देखिएगा, जैसे हमने कहा, जो पहला वाला है, ये पहला वाला है, इसको K से, L से, M से और N से, ये 4 कक्षाएं हैं, कोष है, कक्षा कहते हैं। जो K वाला कक्षा होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो K वाला है उसमें मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, और जो है कि M वाला है उसमें मैक्सिमम 18 रह सकते हैं, जबकि N वाला जो है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यानी हम आपको समझाते हैं। देखिएगा कि इसमें जो पहला के उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में देखिएगा इस तरीके से आप भर के देख सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 4। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी प्रकार के दूसरे में 18, तीसरे में जो है तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं। तो जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या रहते हैं, हम कहा इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये ऋणावेशित होते हैं। ठीक ना, नाभिक में धनावेशित, और नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो धन आवेशित होता है। तो यहाँ से कहते हैं, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस, ये माइनस प्लस आपस में करके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से देखा जाए किसी परमाणु का जो नाभिक हो कोई परमाणु, आखिर परमाणु देखें तो परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, कोई परमाणु देखा जाए तो परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, और किसी परमाणु का नाभिक देखा जाए तो परमाणु का नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है। समझ में आ गई इतनी बात, स्पष्ट हुआ आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी कि के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाले में 18 और एन वाले में 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, अपनी कक्षाओं में लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, समझने का प्रयास करिएगा, अच्छा समझिएगा। हमने कहा इसमें देखिएगा 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। पहला, एक परमाणु क्रमांक होगा। देखिए हमने बताया कि जो है कि परमाणु होते हैं, परमाणु या तत्व कह सकते हैं कितने हैं, 118 है। तो ये क्रम से हैं, तो उन क्रम को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो यहां देखिएगा इसमें जो परमाणु क्रमांक होगा, यानी परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना प्रोटॉनों की संख्या होगी, और जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। समझ में आया, समझना, जितना इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना इस वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्लियर है। लेकिन ये एक चीज और बताएं कि जो ये परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वो स्थायी होता है, इसकी मात्रा कभी घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन न्यूट्रॉनों की मात्रा और इलेक्ट्रॉनों की मात्रा घटती बढ़ती है। इसलिए मैं कहूं कि जो बात करते हैं, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो है ये स्थायी मूल कण है। क्या होता है, स्थायी मूल कण है। जबकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण है। ठीक, अस्थायी मूल कण है। समझ में आया, बात स्पष्ट हो गई। एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण, याद रखिएगा, सबसे हल्का कण की बात करें तो सबसे हल्का मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है। समझना है, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। एक चीज और समझाते हैं। अब देखिएगा इतनी बातें स्पष्ट हो गई, याद रखिएगा इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी, इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। एक चीज और मैं बताने के बाद समझाने का प्रयास करता हूं कि इसमें जो है, ठीक है, इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो मैं आपको सिखाने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमारे नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अच्छे समझिएगा। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अच्छे समझ गए उनको मैं हाई स्कूल का जो पहला समीकरण अभिक्रिया वाला चैप्टर, उसमें जो समीकरण है वो अच्छे से समझा दूंगा। 11th वाले बच्चों को भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक ना, 12th वाले बच्चों को भी समझ में आएगा अच्छे से। तो जो ये समझ में आ गया जिनको, उनको अगला जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे समझाओगे, ये हमारे नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, तो हमारी ये क्लास को, ठीक ना, आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और हमारे वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक ना, अपना सुझाव दीजिए, कमेंट करिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।